Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn with Sahrish. So in the current chapter today we will study about topic number 3, which is NMR spectroscopy. What is NMR spectroscopy? NMR spectroscopy क्या है? So NMR stands for nuclear magnetic resonance and it was developed by two American scientists in 1945 and they were awarded by Nobel Prize in 1952. NMR spectroscopy is the study of physical, chemical and biological properties of matter. इसके अलावा NMR spectroscopy has wide applications. For example, in biology में ये यूज़ होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, उसकी जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary and quaternary. Similarly, in chemical industries, it is used for determination of structure of compound. Chemical industries में ये कोई भी compound की structure determination के लिए यूज़ होती है. Furthermore, in medical field, it is used for scanning purposes. Medical field में ये scanning purposes के लिए यूज़ होती है, जैसे कि magnetic resonance. इसी तरह से मज़ीद टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कितने टाइप्स है? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो ज़्यादा और कॉमनली यूज्ड होते हैं तो वो 2 टाइप्स है. वन इज़ HNMR एंड द सेकेंड इज़ C13. HNMR क्या होता है? HNMR में H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन और किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस के लिए ये एनालिसिस किस बेस पे होगी? हाइड्रोजन की बेस पे होगी. इसी वजह से इसको HNMR कहते हैं. सिमिलरली C13, C represents carbon. So an analysis of any compound, it would be based on carbon. Okay, so now what is instrumentation of NMR spectroscopy? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होती है और किस तरह से ये काम करता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ये मुख्तलिफ पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है. इसी तरह से इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों साइज़ में अवेलेबल होती है, स्मॉल साइज़ में भी और लार्ज साइज़ में भी. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर. रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर का पर्पस ये है कि वो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर सैम्पल की एनालिसिस होती है. ओके, द सेकंड पार्ट इज़ द सैम्पल ट्यूब. सैम्पल ट्यूब जो होती है वो द सेकंड पार्ट ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है. वो जो दो मैग्नेट्स के बीच में प्रेजेंट होती है, वन इज़ दिस मैग्नेट एंड द अदर इज़ दिस वन. ओके, the purpose of the magnet is to produce the magnetic field. magnetic field को produce करते हैं. इसी तरह से यहाँ पर 2 types of sample use होती है. one is solid and the other is liquid. sample जो होती है वो हाइड्रोजन एटम्स पे मुश्तमिल होती है. रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से जब रेडियो वेव्स जनरेट्स होती है तो वो सैम्पल पर पड़ती है और जब सैम्पल पे पड़ती है तो हाइड्रोजन एटम्स जो सैम्पल में प्रेजेंट होते हैं वो गेट एक्साइट हो जाते हैं और वो मूव करते हैं फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट. एंड एज वी नो दैट कि जो हाई एनर्जी स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है. सो टू मेक इट स्टेबल it move back to its original state, okay, which is lower energy state. तो जब वो उस तरफ मूव करती है तो वो एनर्जी रिलीज़ करती है और वो एनर्जी डिटेक्टर की तरफ मूव करती है. डिटेक्टर उस एनर्जी या लाइट को डिटेक्ट करती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट फॉर्म अ ग्राफ और उसी ग्राफ को फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं. उसी स्पेक्ट्रम को फिर फर्दर एनालाइज किया जाता है और on the basis of that it gives information us about the structure of molecule and its type, कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है. इस तरह से द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर सिर्फ वो सैम्पल यूज्ड होगी एनालिसिस के लिए कि वो जब वो NMR एक्टिव हो. नाउ व्हाट इज़ NMR एक्टिव? NMR एक्टिव सैम्पल कौन सी सैम्पल होती है? सो एज़ वी नो that एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. हम सबको पता है कि एटम जो होता है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है.
न्यूक्लियस के अराउंड जो होती है ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती है, और ऑर्बिट में जो होती है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं विच मूव्स फ्रॉम वन शेल टू दी अदर। लेकिन यहाँ हमारी जो कंसर्न है वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ है, क्योंकि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and the neutron and proton revolve around its own axis, और उसी की वजह से वो स्पिन शो करते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिनिंग की वजह से न्यूक्लियस भी स्पिन शो करती है। लेकिन ये एक जनरल बात है, यहाँ पर हर एटम या न्यूक्लियस जो होती है इस तरह से नहीं होता कि वो स्पिन शो करे। कुछ न्यूक्लियस इस तरह से होती है और एटम्स के उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो होती है वो इवन नंबर होती है, मतलब इक्वल नंबर में होती है। तो जब वो इक्वल नंबर में होती है तो वो एक पेयर बना लेती है। जब वो पेयर बना लेती है तो फिर वो स्पिन शो नहीं करती और फिर उस पर ओवरऑल स्पिन भी शो नहीं होती। तो इस तरह के जो एटम्स या न्यूक्लियस होते हैं उसको एनएमआर इनएक्टिव एटम या न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि उस पर स्पिनिंग की वैल्यू जो उसकी होती है वो ज़ीरो होती है, तो उस पर एनएमआर परफॉर्म नहीं करता और उसको एनएमआर इनएक्टिव एटम या न्यूक्लियस कहते हैं। और वो एटम या न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होती है वो ऑड नंबर में प्रेजेंट होती है, तो वो जब पेयर अप हो जाती है तो लास्ट में 1 या 2 या इस तरह से कुछ रह जाती है, जिसकी वजह से उस पर स्पिन जो वैल्यू होती है वो शो करती है, और उस टाइप की एटम या न्यूक्लियस को एनएमआर एक्टिव एटम या न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी तरह के एटम या न्यूक्लियस और सैंपल पे एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो परफॉर्म करती है। So now let's talk about this magnet. So as we know that कि जो इसकी जो ओरिएंटेशन होती है मैग्नेट की तो वो इस तरह से होती है, जो ये वाला मैग्नेट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस तरह से होती है। लेकिन यहाँ पर जब जो सैंपल होते हैं यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन जैसे कि हमको पता है एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो जैसे कि हमको पता है कि वो स्पिनिंग शो करती है, क्योंकि वो रिवॉल्व करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो उस मूवमेंट की वजह से वो बिहेव करती है एज अ स्मॉल मैग्नेट। तो जब स्मॉल मैग्नेट मतलब हाइड्रोजन बड़े मैग्नेट के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो अपनी जो ओरिएंटेशन होती है वो चेंज करती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन की जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है। तो कुछ हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं कि वो अपनी जो उसकी जो ओरिएंटेशन होती है मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो वो उसको बरकरार रखती है, उसी तरह से रखती है। तो उस टाइप ऑफ हाइड्रोजन या उस स्टेट को क्या कहते हैं, अल्फ़ा स्पिन स्टेट कहते हैं, या वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसकी जो स्टेट होती है वो उसी तरह से मेंटेन रहती है। तो उसी वजह से उसको अल्फ़ा स्पिन स्टेट या लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं कि वो अपनी जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन इसको कहते हैं कि वो अपनी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से चेंज करती है, ठीक है। तो जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं कि वो अपोजिट हो इस बड़े वाले मैग्नेट के, तो उस स्टेट को फिर क्या कहते हैं, बीटा स्पिन स्टेट, या उसको क्या कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं। सो ये 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स है कि किस तरह से हाइड्रोजन एटम जो होती है वो बिहेव करती है एज ए स्मॉल मैग्नेट, और वो जब बैक मैग्नेट के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो किस तरह से वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करती है। जब उसकी डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये एरोस जो होती है जब वो सेम होगी लाइक अ बैक मैग्नेट, तो उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा स्पिन स्टेट या लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। लेकिन जब वो चेंज होती है, अपोजिट होती है इस बड़े वाले मैग्नेट के, तो उसको फिर बीटा स्पिन स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं।
So this was all about the instrumentation and working of NMR spectroscopy. Now let's move toward the next slide, which is the spectrum. So what is spectrum? So spectrum को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले उसको कुछ टर्म से उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसे कि केमिकल शिफ्ट, पीक स्प्लिटिंग एंड पीक्स इंटीग्रेशन। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है? अच्छा, तो केमिकल शिफ्ट का मतलब ये है कि जो पीक्स बनते हैं ग्राफ में, तो वो अप पील्ड पीक्स है या डाउन पील्ड पीक्स है। तो अप पील्ड पीक्स वो होते हैं जो इनिशियल पीक्स ऑफ द ग्राफ होते हैं, जो सबसे पहले बन जाते हैं ग्राफ में, तो उसको अप पील्ड पीक्स कहते हैं। और डाउन पील्ड पीक्स वो होते हैं जो कि ग्राफ में लास्ट में बन जाते हैं, तो उसको डाउन पील्ड पीक्स कहते हैं। अप पील्ड पीक्स वो हाइड्रोजन के पीक्स होते हैं जो कि लेस एनर्जी यूज़ करती है टू कम एंड रेजोनेंस, क्योंकि वो जो होती है वो शील्डेड होती है हाइड्रोजन एटम, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम्स आर शील्डेड। और डाउन पील्ड पीक्स जो होते हैं वो दो हाइड्रोजन्स के होते हैं, उन हाइड्रोजन के होते हैं कि वो डीशील्डेड होते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं टू कम एंड रेजोनेंस। Now the next thing is the peak splitting. What is peak splitting? Peak splitting क्या होती है? So peak splitting को understand करने के लिए we have to move toward the next slide. So before to understand the peak splitting, इसको समझे कि व्हाट इज़ द अपील पीक्स एंड व्हाट एज द डाउन पील पीक्स। तो ये अपील पीक्स है जो कि ग्राफ में सबसे इनिशियल में बने हैं, और ये डाउन पील पीक्स है जो कि ग्राफ में लास्ट में बने हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पीक स्प्लिटिंग? सो पीक स्प्लिटिंग आइडेंटिफाई करते हैं n+1 रूल के ज़रिए, ठीक है। n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नेबर हाइड्रोजन्स। जैसे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, तो इस CH3 का जो नेबर है वो CH2 है, और इस CH2 का जो नेबर है वो यहाँ पर CH3 है। तो लेट्स फाइंड के ये किस तरह से है। सो n+1, तो इस CH3 का जो नेबर है वो CH2 है, तो इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 है ना। तो यहाँ पर n में हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1 = 3। सो ये जो 3 पीक्स बने हैं, ये जो 3 पीक्स बने हैं, तो ये किस चीज़ के हैं? ये CH3 के हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड फॉर CH2। अब CH2 के लिए फाइंड करते हैं कि इसके कितने पीक्स बनेंगे या बने हैं इस ग्राफ में। सो n+1, तो यहाँ CH2 का जो नेबर है वो कौन है? वो CH3 है ना। तो इसके नंबर ऑफ़ नेबर हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर n में हम 3 पुट करेंगे, +1 = 4। सो ये जो 4 पीक्स बने हैं लास्ट में जो ग्राफ में है ये, तो ये किसके है? ये CH2 के है, ठीक है। इसी तरह से इस फार्मूले के ज़रिए n+1 फार्मूले के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पीक्स किसके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दी पीक्स इंटीग्रेशन। तो पीक्स इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि कितने हाइड्रोजन्स कंबाइन हुए हैं और इसने एक सिंगल पीक जनरेट की है। तो पीक इंटीग्रेशन उन हाइड्रोजन्स की होती है जो केमिकली इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट को फेस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में ये जो CH3 और CH3 है, इसकी जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 कार्बन और 1 कार्बन, इसी तरह से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एक सिंगल पीक को जनरेट करेगा। इसी तरह से ये जो CH2 है और ये CH2 है, इसका केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो इक्विवेलेंट है, तो ये एक सिंगल पीक को जनरेट करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीक के ज़रिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये कितने हाइड्रोजन्स का एक सिंगल पीक बना हुआ है, और सिमिलरली इट आल्सो आइडेंटिफाई दैट विच मॉलिक्यूल है व्हेन अ सैंपल, के सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो दिस वाज होल अबाउट दी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप लोग को क्लियर
होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like, share, comment, and share with all your friends. And if there is any question, you can ask. Thank you so much for your precious time.